हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब? बच्चे हो ना? चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा? वहीं जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई टोल्ड यू ऑलरेडी ना, फर्स्ट पार्ट मीन्स फर्स्ट ओरल comprehension till oral comprehension first part we did and the rest was left in the previous clip. The same is being resumed in this clip and the cursor is already there on the line what we are going to start. So let us start children. चलिए शुरू करते हैं। लिखता है a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. लिखता है कि कुछ समय बाद, कुछ मोमेंट मतलब कुछ क्षण बाद हम लोगों ने अपनी आँखों को ऊपर उठाया इन ऑ एज स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, मतलब एक इम्प्रेसिव ऑर्डर में साउथ अफ्रीकन जेट्स। इम्प्रेसिव ऑर्डर मतलब एक प्रभावपूर्ण क्रम में, जो कि देखने पे मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो और आदमी अट्रैक्ट हो जाए और एक सुखद अनुभूति देते हुए ये अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स एक परफेक्ट फॉर्मेशन में एक पूर्ण एक वो बना करके, एक क्रम बना करके यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ रहे थे। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन ऑफ मिलिट्री फोर्स। ये बताया जा रहा है कि यह जो था, यह दिखाया नहीं जा रहा था कि हाँ मतलब उस वैसा डिस्प्ले नहीं था जो यह पिन पॉइंट करे या यह दर्शाए कि वहाँ की मिलिट्री फोर्स जो है ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा एग्जैक्ट है या ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये था क्या कि बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये एक डिस्प्ले ऐसा था, एक ऐसा डिमोन्स्ट्रेशन था जो ये दिखा रहा था कि वहाँ की सेना प्रजातंत्र के प्रति समर्पित है, वफादार है और उसकी वफादारी एक नए गवर्नमेंट के प्रति भी है जो अभी स्वतंत्र रूप से और स्वच्छ रूप से चुनी गई हो। और ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बी डेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी। इसमें लिखता है कि कुछ ही क्षण पहले, लिखता है इट वॉज नॉट ये वेयर हैज इट गॉन ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स, मतलब सबसे ऊंचे जनरल्स जो थे साउथ अफ्रीकन रक्षा और पुलिस फोर्स के, जिनके चेस्ट मतलब उनकी छाती, बी डेक्ड मतलब डेकोरेटेड, बी डेक्ड मीन्स स्टूडेंट्स डेकोरेटेड, लेट अस सी बी डेक्ड वर्ड गिवन हियर। तो डेकोरेटेड मतलब डेकोरेशन वर्ड होता है जिसका मतलब सजाना। यहाँ डेकोरेटेड RATED डेकोरेटेड है मतलब सजाए हुए थे। जैसे मिलिट्री पर्सनल्स जो होते हैं उनकी छाती जो है रिबन और मेडल से डेकोरेटेड होते हैं। तो वहीं लिखता है कि ये मतलब पुलिस के और डिफेंस के जो अफ्रीकन जनरल्स थे, सबने वो किया, क्या किया? सैल्यूट किया, प्लेस देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का शपथ भी लिया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। नॉट अनमाइंडफुल का मीनिंग दिया हुआ है कॉन्शियस या अवेयर ऑफ। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल मतलब मैं वो कॉन्शियस हूँ या अवेयर हूँ ऑफ द फैक्ट, मतलब इस तथ्य का, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत पहले नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पहले नहीं, बहुत कम समय पहले ही, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सैल्यूट नहीं किए जबकि अरेस्ट किए। मीन्स व्हेन ही वाज एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट एंड ही वाज वॉकिंग अगेंस्ट अपार्थेड, those days he was arrested. Means who was arrested? This Nelson Mandela was arrested by the same police personnel, and today they were saluting him because he was now the president of the nation.
आगे लिखता है फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब कह रहे फाइनली मतलब अंततः अ पैटर्न, सेवरन का मतलब होता है एक पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी, मतलब वी शेप का एक पैटर्न। सेवरन का मतलब वही वी शेप पैटर्न ऑफ इम्पाला, जैसे 12 सिंगे के सींग होते हैं, एंटीलोप का जो सींग होता है वो भी वी शेप का होता है। उसी तरह जेट्स उड़ते हुए, मतलब वी शेप्स में जेट्स उड़ते हुए अलग अलग कलर के ट्रेल, मतलब रास्ता छोड़ रहे थे, उनका ट्रेल छोड़ रहे थे, जिसमें ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू गोल्ड ये सभी ये क्या थे, अपनी साउथ अफ्रीकन फ्लैग, मतलब साउथ अफ्रीका के नए फ्लैग का के कलर को वो छोड़ रहे थे आकाश में। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। अब ये जो डे था ये सिम्बोलाइज था ये नेल्सन मंडेला के लिए, जिसमें 2 नेशनल एंथम्स गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, वाइट्स का जो विजन था उस वो ये गा रहे थे नकोसी सिकेले अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और जबकि ब्लैक इसको गा रहे थे, डाइस्टेम गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, जो कि रिपब्लिक का पहले का पुराना एंथम था, राष्ट्रगान था। ऑल दो द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम they once despised, they would soon know the words by the heart. Despised का meaning it is given already, had a very low opinion. कहते हैं although that they neither group knew the lyrics of anthem they once despised, means जो ये पहले once this was in very low opinion, this had a very much low opinion and this was also sung there, they would soon know the words by heart, means it was not known by the whites but this would be known to them by heart very soon, मतलब बहुत जल्दी ही ये सारे शब्द वो जान जाएंगे। मतलब ये राष्ट्रगान एक ऐसा गान बन जाएगा जिसको हर आदमी भली भांति जानेगा। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, मतलब शुभारंभ के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सीन ऑफ हिस्ट्री, सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास से बिल्कुल ही लबालब था या ओवरवेल्म्ड था या ओवर ब्रिमिंग था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड ऑफ देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। कह रहा है ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, मतलब इस शुभारंभ के दिन, मतलब पहला दिन जिसमें वो लोग शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री मेरे दिमाग में पूरी तरह भरी हुई थी, मैं उससे हिस्ट्री से अभिभूत था। इन द फर्स्ट डिकेड, मतलब पहले दशक में, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बोअर एंग्लो वार, मतलब एंग्लो बोअर वार के कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे अपने जन्म के पहले, द वाइट स्किन पीपल, मतलब ये गोरी चमड़ी के लोग, ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ड अप देयर डिफरेंसेज, अपने इस भिन्नता को लोगों के ऊपर थोप दिए थे, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। कह रहा है कि और उन लोगों ने एक ऐसा रेशियल डोमिनेशन पैदा कर दिया था। रेशियल मतलब ये रेस, एक ऐसा वर्चस्व जो रेस के आधार पे हो, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, मतलब इन काले लोगों के ऊपर रेशियल डोमिनेशन को उन लोगों ने थोपा था, और वो भी उन्हीं के घरों में। किनके घर में? काले लोगों के घर में गोरे लोगों ने अपने इस भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को थोपा था, जो कि इतिहास की अब बात रह गई थी, और यह उनको एक अच्छा सा सेंस दे रहा था जिससे वो अभिभूत थे। मीन्स नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म्ड थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कह रहा है कि द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो ये संरचना बनाए थे, फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, जो सबसे क्रूर, मोस्ट
इनह्यूमन, जो सबसे अधिक अमानवीय हो, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, मतलब एक ऐसा सबसे ज़्यादा क्रूर अमानवीय समाज की ये लोग रचना किए थे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड एज ए मैन, और एक मनुष्य के मेरे रूप में मेरा 8 दशक का मतलब इनका 80 साल, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, यह सिस्टम बिल्कुल निश्चित रूप से ओवरटर्न हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, या ये उल्टा हो गया, रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, और वही सिस्टम अब चेंज होकर के सभी के स्वतंत्रता और अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, और इसमें मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन का मतलब अब रंग के आधार पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था, अब सभी को स्वतंत्रता और अधिकार बराबर रूप से दिया जाने लगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। कह रहे हैं कि यह दिन आया, और कैसे आया, तो निश्चित रूप से एक अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, एक अकल्पनीय बलिदान, कितने लोगों के, हजारों मेरे लोगों के बलिदान, अकल्पनीय बलिदान के बाद यह दिन आया। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, मतलब वैसे लोग जिनके सफरिंग को और उनके साहस को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता है और उसको रीपे नहीं किया जा सकता है, उनके कारण यह दिन आया। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कह रहे हैं कि आई फेल्ट दैट डे, मतलब मैं उस दिन को महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मेरे बाकी दिन थे वैसे ही मैंने इस दिन को महसूस किया, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, मैं उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त। लेट अस सी पैट्रियट्स हियर गिवन, देशभक्त कहते हैं हिंदी में, जो देश के प्रति समर्पित होते हैं उन्हीं को देशभक्त कहते हैं। तो देशभक्त है, आधा क और त होगा ये, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो ये देशभक्त तो वो है, लेट अस सी, आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैव गॉन बिफोर मी, मतलब मैं उन सारे अफ्रीकन देशभक्तों के सम के रूप में हूँ जो मेरे आँखों के सामने चले गए या अपने आप को सेक्रीफाइस किए। आगे है, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought means here achieved, here done, here wrought given, here wrought means done, D-O-N-E, ये ओल्ड यूज है, डन। चलिए इसको फिर पढ़ते हैं एक बार समझने के लिए। कहते हैं कि आई वॉज पेन्ड, मतलब मुझे दुख होता हुआ, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन्हें थैंक नहीं कर पाया या धन्यवाद नहीं दे पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देखने में सक्षम भी नहीं हो पाए, वॉट देयर सेक्रीफाइसेज हैड रॉट, मतलब उनके बलिदानी ने क्या प्राप्त किया और उनका बलिदान क्या प्राप्त किया उसको वो देख भी नहीं पाए, इसका मुझे दुखद एहसास है। दिस वॉज द कोट ऑफ नेल्सन मंडेला, वॉट ही फेल्ट regarding their patriots or patriots of the nations who sacrificed themselves for the sake of nation, and their sacrifices brought that Africa till that position when apartheid was abolished. Now let us see the next paragraph here given. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. मीन्स अपार्थेड की जो नीति थी इसने बहुत गहरा और लंबा चलने वाला घाव
मेरे देश और मेरे लोगों के बीच पैदा कर दिया। या लिखता है कि डीप एंड लास्टिंग ओंड, ओंड का मतलब यह घाव, घाव घाव, यू अंडरस्टैंड, घाव चोट लगता है वहीं घाव, तो एक बहुत बड़ा घाव पैदा कर दिया किन लोगों के बीच, देश और लोगों के बीच। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग सभी बहुत साल बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, but the decades of operations and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisles, the Chief Luthilis, the Yusuf Dadus, the Bran Fishers, the Robert Sobukis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। आगे देखिए, फिर इसको पढ़ते हैं। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, मतलब हम लोग सभी बहुत साल बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशंस, अगर पीढ़ी नहीं, मतलब इफ़ नॉट जनरेशंस मतलब कई पीढ़ियां भी इसमें वो हो जाएंगी, मतलब अगर कई पीढ़ियों से भी नहीं होता है तो रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, मतलब इस गहरी घाव से बाहर निकालने में कई पीढ़ियां ही नहीं अपितु द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस, मतलब ये जो दशकों, जो दमन के दशकों या दसों साल, कई 10 साल इस दमन में और इस पाशविकता ने जो गहरा छाप छोड़ा, अनइंटेंडेड इफेक्ट, मतलब एक बिना किसी इच्छा की जो चाह छोड़ा, इसे बाहर निकलने में बहुत सारा समय लग सकता है, पीढ़ियाँ लग सकती है। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर, और इसी के कारण ये सारे महान लोग, ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसलेस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूस, द ब्रान फिशर एंड रॉबर्ट सुबुक्वेस ऑफ आवर टाइम, ये लोग उसी ब्रूटलिटी से और उसी ऑपरेशन से बाहर निकले। मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे असाधारण व्यक्ति जो करेज, साहस, विजडम, बुद्धिमानी, जेनरसिटी, उदारता, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, जिनको फिर से मतलब इस तरह से प्राप्त करना मुश्किल है, ऐसे लोग प्राप्त किए गए। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स को पैदा करने के लिए इतना मतलब बड़ा ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस, बहुत ज़्यादा दमन के कारण ही ऐसे महान लोग पैदा हुए। माई कंट्री, आगे लिखते हैं, कहते हैं माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, मतलब मेरा कंट्री, मेरा देश खनिज संपदा और जेम्स, रत्नों से भरा पड़ा है। लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स, की मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मैं ये हमेशा इस बात को जानता हूँ कि इसके सबसे महान संपदा इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और सबसे मतलब प्योरेस्ट का मतलब सबसे शुद्ध डायमंड से भी ये अच्छे और सच्चे हैं। अपने देश के लोगों के बारे में बता रहे हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कह रहे हैं कि इट इज़ फ्रॉम देयर दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, मतलब ये जो लड़ाई थी, ये जो स्ट्रगल था, उसमें से ये कॉमरेड्स ये पैदा हुए। दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिसमें मैंने साहस का मतलब समझा। टाइम एंड अगेन मीन्स एक बार फिर। आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मतलब फिर मैं एक बार उन पुरुषों और स्त्रियों को देखता हूँ जो अपने जो रिस्क लेते हैं, एंड दे गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, अपने विचारों के लिए अपना जीवन दे दिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने वैसे मनुष्यों को भी देखा है जो अटैक्स पे, मतलब हमला और टॉर्चर पे भी बिल्कुल खड़े रहे। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस was not the absence of fear but the triumph over it। showing a strength and resilience मतलब उन्होंने अपना ताकत शो किया, अपना ताकत दिखाया। and resilience मतलब कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट द tyranny,
मतलब उस अत्याचारी के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ लड़ने की क्षमता उनमें अपने डेवलप किया। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो उनके अपने इस इमेजिनेशन को, इस कल्पना को वो गौरवान्वित करता है या बढ़ाता है। आगे फिर देखते हैं। व्हाट इज गिवन लेटर, लेटर सी। उधर जाके खाना वो भी है क्या, खर 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 कर रही है यहीं पे तो। आगे लिखता है दैट कॉरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्न दैट कॉरेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब मैंने यह सीखा कि साहस का मतलब ये नहीं कि आप के अंदर फियर ना हो या डर ना हो, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। साहस का मतलब होता है फियर के ऊपर विजय, मतलब डर के ऊपर विजय। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन का मतलब ये नहीं कि उसको डर नहीं होता है, बट ही हु कॉन्क्वेयर्स द फियर। ब्रेव मैन वो होता है जो बहादुरी से इसको जीतता है, मतलब किस पे फतह करता है, डर पे फतह करता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं होता है जो दूसरे व्यक्ति के चमड़े के रंग और उसके बैकग्राउंड से उसको नफरत करे, और हिज रिलीजियन या उसके धर्म के कारण उसे नफरत करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट। और मतलब ये लोग यहीं आकर के, बचपन से पैदा नहीं होते हैं जो नफ़रत सीखे हुए होते हैं, यहीं आकर के वो नफ़रत सीखते हैं। दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, मतलब यह प्रेम जो है मनुष्य के हृदय में प्राकृतिक रूप से मोर नेचुरली आता है, ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आता है बनिस्पत की हम हैटर्ड जो पैदा करते हैं, मतलब नफ़रत से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे दिल में ये प्रेम पैदा होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट का मतलब सबसे कष्टदायक टाइम, ग्रीमेस्ट का मतलब यहाँ कहेंगे सबसे कष्टदायक, सबसे तकलीफ वाला समय, या सबसे कठिन कह सकते हैं इसको। मैं लिख देता हूँ, ग्रीमेस्ट का मतलब यहाँ सबसे कठिन। सबसे कठिन या मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो ग्रीमेस्ट मीन्स मोस्ट डिफ़िकल्ट, इट इज़ देयर ऑलरेडी। ग्रीमेस्ट टाइम्स लिखते हैं कि इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स, मतलब सबसे कठिन समय में भी, इन प्रिजन मतलब जेल के कठिन समय में भी, व्हेन माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी, एंड आई वेर पुश टू आवर लिमिट्स, जब हमारे, टू पुश टू समवन्स लिमिट्स का मतलब लिमिट को क्रॉस कर जाना, सहने की क्षमता को भी क्रॉस कर जाना। यहाँ लिखा हुआ पुश टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर एबिलिटी टू बियर पेन, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तंग करना या दर्द देना। तो यहाँ तक भी जब उनको जेल में या इतनी यातनाएं दी गई तो इन्होंने क्या किया, तो आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ग्लीमर का मतलब यह चमक। आई वुड सी अ ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन आवर वन ऑफ द गार्ड्स, तो हम लोग अपने एक गार्ड्स में, मतलब अपने गार्ड्स में से एक में ये ह्यूमैनिटी का, मानवता का एक झलक या चमक हम लोगों ने देखा। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, संभवतः कुछ सेकंड के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, लेकिन यह मेरे लिए पर्याप्त था अपने आप को रीएश्योर करने का और आगे बढ़ने का। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मतलब मनुष्य की अच्छाई क्या है, एक फ्लेम के जैसा, एक लॉ के जैसा है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन जिसको बुझाया नहीं जा सकता है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझा देना,
जैसे आग बुझा देना, उसी तरह से ये बुझाना है। तो मनुष्य का ये जो गुडनेस है इसको छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता है। इन्होंने ये कहा कि हमारी भी ये जो गुडनेस थी इसको छिपाया, भले छिपाया गया लेकिन इसको बुझाया नहीं जा सका, जिसके कारण आज मैं फिर मतलब इन सब के सामने हूँ। एंड हिज पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ओन more than half of the seats in that election. So students, we have completed the second part, and now second oral comprehension check is already on your screen. You have to read the question given here. What do the military generals do? How has their attitudes changed and why? What were they doing? They salute and take place to show their loyalty to the nation as well as to the democracy of that newly elected government. How has their attitude changed? इनका attitude change कैसे हुआ? तो since now the government has been changed and ANC African National Congress led by Nelson Mandela is in power, this is why they changed their attitude. And why then why answer we have given already. Now next questions, why were two national anthem songs? दो national anthems क्यों गाए गए? तो one was for white and another was for black. Next है, how does Mandela describe the systems of government in his country? कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया ये गवर्नमेंट का सिस्टम, कैसे डिस्क्राइब किया? इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द टेक्स्ट। फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ, फाइनल डिकेड में क्या हुआ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में ये ऑलरेडी दिया हुआ था कि किस तरह का अत्याचार वाइट लोगों के द्वारा ब्लैक लोगों पर होता था। दोज टायरेनी वाज ऑलरेडी गिवन। हाउ मच डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर was given already in the text. And in the final decade, this final decade, it is under this Nelson Mandela. This is why there was no discrimination, everyone was equal irrespective of color, irrespective of race. तो ये बात लिखनी है आपको। What does courage mean to Mandela? मंडेला के courage का मतलब क्या है? करेज का मतलब ये है कि करेज के बारे में उन्होंने कहा कि करेज डज नॉट मीन नॉट हैविंग फियर, इट मीन्स ट्रायम्फ ऑन फियर। मतलब इनके अनुसार करेज का मतलब ये नहीं कि डर ना हो, करेज का मतलब ये होता है कि डर पे हमारा विजय हो। आगे है, विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट? मतलब कौन सा नेचुरल है? टू लव इज़ नेचुरल और टू हेट इज़ नेचुरल। तो इट इज़ गिवन दैट लविंग इज़ मोर नेचुरल दैन इट्स अपोजिट। मतलब इसके अपोजिट, लव का अपोजिट हेट है, हेट से ज़्यादा नेचुरल लव है। सो टिल फर्स्ट सेकंड ओरल comprehension we have studied. Now I am leaving here. The next portions will be done in the next clip, and you have to read once again by yourself after summing of the lesson by me. You have to do by yourself. If you feel any sort of problem while doing that particular lesson in words, in sentences or any other grammatical aspects, never hesitate to comment in the comment box or in the comment segment. I'll reply once again if I feel that any problem you feel through your comment. So students, bidding you bye and hope to see you again in the next clip. Thanks a lot.